हेलो मेरी जान, तुम सब कैसे हो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2। ओके, एंड आज की इस वीडियो में हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो आज की वीडियो में हम जो है कूलम्ब्स अंकल का लॉ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कूलम्ब्स अंकल के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, हाथ जोड़ के विनती होगी, कॉपी पेन जो भी आपका हथियार है पढ़ने वाला, सारी चीज़ों को निकाल के रख लो। ओके, तो मैं ऐसी सोच ही चलता हूँ कि आपने निकाल लिया होगा। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स अंकल का लॉ। ओके, COULOMBS कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ भैया हमको क्या बताता है, तो कूलम्ब्स हमको बताता है, कूलम्ब्स अंकल का लॉ, कि हाउ डू टू चार्ज इंटरैक्ट, यानी कि हमको इंटरैक्शन और चार्जेस के बारे में बताता है। इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, जो ये आपका कूलम्ब्स लॉ है ना, वो हमको इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में जानकारियाँ देता है। ओके, बताता है कि दो चार्जेस कैसे एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे। ओके, एंड आपको ये तो पता होगा ना, प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस भी रिपेल करते हैं, एंड प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया कि प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, लेक्चर नंबर 1। ओके, तो जिन लोगों ने आपने लेक्चर नंबर 1 ना देखा हो, पहले जाके चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन लेके आओ, तब इस वीडियो में आना। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स, देखो हमने क्या लिया, हमने दो चार्जेस लिए, एक Q1 और एक Q2, सॉरी ये Q2। इस तरह से आपका ये दोनों प्लस चार्ज हैं। ओके, आप माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, एंड इनके सेंटर का Q1 के सेंटर से Q2 के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी R। ओके, एंड बात करें आपका ये जो फर्स्ट चार्ज है, ये Q2 चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ओके, और इस पे जो फोर्स आएगी वो क्या होगी, F। ये आपका फर्स्ट चार्ज है और ये आपका सेकंड चार्ज है, ये तो पता है ना, ये फर्स्ट चार्ज ये सेकंड चार्ज, एंड ये फर्स्ट चार्ज जो है ये Q2 चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये क्या हो जाएगा, F2/1। जिस पे फोर्स लगती है उसे हम पहले लिखते हैं, यानी दो पे फोर्स लग रही है तो दो को हमने पहले लिखा, एंड लगा कौन रहा है, तो लगा भैया रहे हैं 1, तो इनको हमने यहाँ लिख दिया। तो दो पे जो फोर्स लग रही है वो आपका 1 के कारण लग रही है, तो इसलिए आपका 1 बाद में आएगा, और आपका जिस पे फोर्स लगती है उसे हम पहले लिखते हैं, जिस पे फोर्स लगती है उसे पहले, और जो लगा रहा होता है उसे बाद में लिखते हैं। ओके, एंड एक जो Q2 चार्ज है Q1 चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, एंड बात करें तो आपका ये F1/2 हो जाएगा। ओके, कि आपका ये जो फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो आपका Q2 चार्ज के कारण लगेगी। ओके, जिस पे फोर्स लगती है उसे पहले, और जो लगा रहा होता है वो उसको बाद में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रही थी और Q2 चार्ज जो है लगा रहा था, तो हमने 2 को बाद में लिखा और 1 को हमने पहले लिख दिया। ओके, समझ में आ गया। ओके, एंड कूलम्ब्स ले हमको जो है फर्स्ट पॉइंट ये भी बनाया, ये भी हमने
हमको बताया कि ये जो फोर्स लगती है ना, ये उसी लाइन पे लगती है जिसमें आपका Q1 से Q2 का जो है आपका जो है डिस्टेंस है। यानी जैसे Q1 से Q2 तक का जो डिस्टेंस है वो आपका R है, तो ये उसी लाइन पे ज्वाइन हो जाएगी। ओके, लिख देते हैं फोर्स एक्ट्स along line joining center of charges। यानी कि आपका जो इस पे फोर्स लगेगी आपका, वो आपका उसी डायरेक्शन में लगेगी। भाई Q1 जो है Q2 को ऐसे भी रिपेल कर सकता था, एंड बात करें आपका जो है Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में भी रिपेल कर सकता था। और भैया कंडीशन है कि आपका जो फोर्स लगनी चाहिए वो उसी लाइन पे लगनी चाहिए जिससे आपका दोनों का सेंटर जो है जॉइन है। यानी दोनों का सेंटर जहाँ पे जॉइन है उसी लाइन पे क्या करनी चाहिए, जॉइन होनी चाहिए, यानी उसी लाइन पे जुड़ जानी चाहिए। ओके, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ओके, ना ही ऐसे होगा, ना ये होगा और ना ये होगा, आपका केवल ये होगा। एंड इधर ना ये होगा और ना ये, केवल आपका ये वाला ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला आपका नहीं होगा। ओके, तो आपका फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस। ओके, समझ में आ गया। ये फोर्स उसी लाइन पे लगेगी जिस लाइन पर दोनों का जो है सेंटर जॉइन है। समझ में आ गया। ओके, एंड बात करें भैया, तो आपका ये दोनों चार्ज होने चाहिए ना। अगर आपके ये दोनों चार्ज बड़े बड़े होंगे तो आपका फोर्स क्या होगी, आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, तो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, यानी कि आपका Q1 और Q2 आपके जितने ज़्यादा होंगे आपकी फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके ओके, एंड यहाँ पे जो कूलम्स ने बताया है वो पॉइंट चार्जेस के बारे में बात की है। ओके, पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, तो ये दोनों आपके जो चार्ज होने चाहिए एकदम पॉइंट, पिद्दी एकदम मच्छर के जितना छोटे हैं, मच्छर से भी ज़्यादा छोटे होने चाहिए, पिद्दी से चार्ज होने चाहिए। ये बड़े बड़े नहीं, पिद्दी से होने चाहिए। ओके, यहाँ पे ये दोनों चार्ज होने चाहिए एकदम ननबुद्दे से होने चाहिए एकदम। इस वजह से आपका Q1 और Q2 जितने ज़्यादा होंगे फोर्स उतनी ही आपकी ज़्यादा होगी। एंड बात करें एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे जो फोर्स होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। जैसे जैसे आप r को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी जो फोर्स होगी ना वो डिक्रीज करती जाएगी। आप यही सोचो ना कि जैसे जैसे आपका ये दूर जाता जाएगा Q1 Q2, आपका क्या होगा, रिपल भी कम करेगा और अट्रैक्ट भी कम करेगा। इस वजह से जो फोर्स लगेगी वो आपकी कम हो जाएगी। ओके ओके, एंड ये हो गया। एंड बात करें यहाँ पे जो फोर्स होगी ना वो डिपेंड अपॉन मीडियम। यहाँ पे जो फोर्स होगी ना वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। ओके, किस मीडियम पे डिपेंड करे, किस मीडियम में रखी है वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगी। ओके, तो कूलम अंकल ने इतने सारे पॉइंट को बताया है हमें। एंड एक बात ये है कि आपका ये जो Q1 और Q2 का जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है, पर आपका ये जो मैग्नीट्यूड वाइज है ना ये दोनों इक्वल हैं। ओके, Q1 Q2 आपके डायरेक्शन वाइज तो दोनों अपोजिट हैं। लिख देते हैं यहाँ पे F1/2 इट्स -2/1। ओके, ये दोनों डायरेक्शन वाइज, माइनस का मतलब होता है अपोजिट हैं, डायरेक्शन वाइज क्या है, ये अपोजिट हैं। ओके, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर आपका मैग्नीट्यूड लिख दें तो आपके ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या हैं, इक्वल हैं, वैल्यू वाइज दोनों इक्वल हैं, पर आपका डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट हैं। तो लिख देते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल
इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो कूलम ने इतने सारे जो पॉइंट को बताया है, इतने सारे पॉइंट को हमने मिलाया और हमने फॉर्मूला बना दिया जिसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये आ गया कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, जहाँ पे आपको पता है कि Q1 और जो Q2 होते हैं या के चार्ज होते हैं, R स्क्वायर आपका डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, एंड F जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड K यहाँ पे क्या है, तो K आपका जो है आपका कांस्टेंट है। एंड क्या भैया, क्या हमेशा ये जो K होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा? तो देखो भैया, ये जो आपका K होगा ना, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। ये आपका जो है ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, डिपेंड अपॉन मीडियम। किस मीडियम पे ये रखा है उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। एंड यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए पढ़ने वाले हैं। और वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए जो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे आ गई भैया? फोर्स की यूनिट न्यूटन और आपका जो डिस्टेंस होता है उसका मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपका चार्जेस का, तो चार्जेस का आपका कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर आपका यूनिट आपका आ गया। और यहाँ पे जो K है ना वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। K जो है आपका डिपेंड करता है मीडियम पे, किस मीडियम में वो रखा है इस मीडियम पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपकी हम किसके लिए बात करने वाले हैं? फॉर वैक्यूम के लिए बात करने वाले हैं, फ्री स्पेस के लिए। एंड बात करें वैक्यूम और एयर के लिए, एयर को आपके जो सिलेबस है एक ही माना जाता है। ओके, तो वैक्यूम या फ्री स्पेस और एयर के लिए जो वैल्यू होती है वो आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको ये जो है आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड जहाँ पे ये आपका K जो है कांस्टेंट है और डिपेंड अपॉन मीडियम, ये आपका डिपेंड करता है मीडियम पे, किस मीडियम में रखा है। अलग अलग मीडियम में जो K की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। जैसे वाटर में अलग, माइका में अलग, ऑयल में अलग, सारी अलग अलग चीज़ों में K की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे कि K की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी। और आपका ये क्या परमिटिविटी एप्सिलॉन। ओके, ये आपका क्या होता है? परमिटिविटी। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। परमिटिविटी, PERMITTI लिख देते हैं अच्छे से, PERMITTIVITY, ये आपका परमिटिविटी होता है। ओके, आपका ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें फिर से हम रिकॉल करवा देते हैं, सारी चीज़ें कि आपका जो फोर्स होता है वो एक्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। एंड बात करें सेंटर ऑफ चार्जेस, टू चार्जेस भी कह सकते हो। ओके, एंड बात करें फोर्स, आप जो है जितना बढ़ाओगे आपका फोर्स नहीं, Q1 और Q2 जितने ज़्यादा होंगे आपका फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, एंड बात करें आपका जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका फोर्स जो है घटता जाएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। एंड F डिपेंड अपॉन मीडियम, आपका जो ये फोर्स है ये डिपेंड करती है मीडियम पे। ओके, एंड हमने जो फॉर्मूला बना दिया K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ r² आपका डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है एंड K आपका कांस्टेंट है और आपका Q1 Q2 आपका चार्जेस हैं और कांस्टेंट। ये जो आपका K है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। और यहाँ पे जो हम K की वैल्यू पढ़ने वाले हैं वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर ये किसके लिए पढ़ने वाले हैं? वैक्यूम, फ्री स्पेस और आपका एयर के लिए भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इतनी सारे चीज़ें हो गई।
अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर अब चलते हैं। ओके, तो इनवर्स स्क्वायर क्या लॉ होता है कि जैसे हम जो है आर को बढ़ाते जाते हैं, यानी डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपका जो फोर्स होता है वो घटता जाता है। आप यही सोचो ना, किसी से आप बहुत दूर जाओगे, या तो आपका दुश्मन होगा या तो आपका प्यार होगा, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे उससे, तो आपका क्या होगा, दुश्मनी भी कम होगी और आपका प्यार भी कम होता जाएगा। और जितना आप पास रहोगे उतना आपका प्यार बढ़ेगा, उतना आपकी दुश्मनी बढ़ेगी। ओके, तो किसी से दुश्मनी कम करनी है, उससे भाग जाओ, उसको छोड़ के भाग जाओ, उससे दूर चले जाओ, इतना दूर कि वो आपको पकड़ ही ना पाए कभी जीवन में। ओके ओके और किसी को प्यार छोड़ना है तो प्यार भी ऐसे ही करो, इतना दूर चले जाओ कि प्यार जो है आपको टूट जाए, एकदम प्यार हो गए। और जानते हो, अभी प्यार और मत करो, समझे, नहीं ज़िंदगी तबाह कर लोगे अपने। कल के जीवन में रो गया कि क्या प्यार ना किया होता तो आज क्या कर रहे होते। प्यार और के ज़िंदगी में मत जियो। ओके ओके, तो आपका हमने फोर्स और सेपरेशन का ग्राफ बनाया। ये फोर्स है और ये है आपका आर, जिसको हम सेपरेशन कहते हैं, यानी जुदा, कि एक दूसरे को कैसे जुदा कर रहे हैं। देखो, जैसे जैसे हम आर को बढ़ाते जाते हैं, आपका जो फोर्स होता है वो आपकी घटती जाती है। तो आपका ये ग्राफ हो गया कि जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाए वैसे वैसे आपकी क्या हुई, आपकी जो आर हुई वो घटता चला गया। एंड सवाल होता है कि आर जो है आपका कितना घटेगा। तो अगर हम आर को अगर 3 गुना कर दें, यानी हम आर को 3 गुना बढ़ा दें, तो देखो आपका क्या होगा, तो आपकी जो फोर्स होगी वो कितना गुना घटेगी। देखो, तो आपका एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। एंड यहाँ पे आप क्या करो, 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर 9। एंड ये आपका जो फोर्स आएगी, तो फोर्स जो है आपकी 4 गुना घट जाएगी। ओके, तो आपकी जो फोर्स होगी वो 4 गुना घट जाएगी। अगर हम जो है इसको क्या कर देते हैं, 1/3 कर लेते हैं, यानी हम जो है इसको 1/3 कर लेते हैं। ओके, तो 1/3 करने पे क्या होगा, जब हम 1/3 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका फोर्स जो होगी वो 9 गुना बढ़ जाएगी। ओके, अगर हम आपका आर को अगर हम 1/3 कर दें तो आपका जो फोर्स होगी ना वो 9 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो फोर्स होती है वो स्क्वायर टर्म में बढ़ती है और स्क्वायर टर्म में आपकी घटती और बढ़ती है स्क्वायर टाइम्स में। ओके ओके, समझ में आ गया कि आपका जो फोर्स होती है, अगर हम जैसे जैसे आर को बढ़ाएं तो वह तो स्क्वायर टर्म में घटेगी या तो स्क्वायर टर्म में बढ़ेगी। ओके, अगर आर को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगी, घटेगी। अगर आर को घटाओगे तो फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। ओके ओके, अब हम चलते हैं अपने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जो कि जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि बताइए इसका वेक्टर फॉर्म बताइए, बोर्ड में पूछ लिया जाता है ये सब। ओके, अब पढ़ लेते हैं भैया इसको भी, चलो। जो अभी हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा है ना, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अगर आपसे पूछ लेगा तो आप आराम से बता दोगे। अगर 3 पूछा है तो 3 का आप क्या बता दोगे, 9 गुना आपका फोर्स जो है आपका क्या करेगी। अगर आप आर को 3 गुना बढ़ा दोगे तो आपकी जो फोर्स होगी वो आपकी 9 गुना बढ़ जाएगी, 9 गुना घट जाएगी। एंड बात करें आपकी जो, अगर आपको आर को अगर आप 1/3 कर दोगे तो आपकी जो फोर्स होगी वो 9 गुना घट जाएगी। घटेगी पागल, बढ़ेगी। तो आपकी जो फोर्स होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपने आर को क्या किया, घटाया। ओके, तो इस तरह से आपकी जो फोर्स होती है वो स्क्वायर टर्म में बढ़ती है और स्क्वायर टर्म में बढ़ती है, घटती और बढ़ती है स्क्वायर टर्म में। ओके ओके, एंड अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में क्या होता है, कितनी चीज़ें एक बार रिपीट करते हो। देखो, जैसे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए इसलिए हम आपको रिपीट करते हैं। ओके,
आपको दोबारा ना देखना पड़े जैसे लेक्चर। जैसे हम एक Q1 चार्ज लेते हैं, वही घिसा पिटा चार्ज लेते हैं, घिसा पिटा चार्ज। देखो भैया मेरे मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़े शब्द जो बोलने में मेरे को हकला रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। जब आपका ये सही हो जाएगा तो मेरी आवाज़ एकदम क्लियर निकलने लगेगी। ओके, बुरा मत मानना इसके लिए। ओके, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है भाई। इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, आर मॉड मान लिया। ओके ओके, एंड आपको ये पता है, आपको ये जो Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपल करेगा 1d2 2 एंड आपका ये 2d2 1। आप तो बहुत होशियार हो गए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड बात करें, अगर आप Q1 से Q2 पर जाते हो तो आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, आपका ये R1 है, ये आपका R2 है। ओके, एंड आप जब Q2 से Q1 पे जाओगे तो आपका हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके ओके, तो भैया आपने ये कैसे लिख दिया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया ये सब। तो भैया डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, वही हमने किया। तो यहाँ पे जब आप Q1 से Q2 पे गए तो आपका फाइनल क्या था, पहुँचना कहाँ पे था आपको, Q2 पे, तो आपका R2 माइनस R1 वेक्टर। अगर आपको जब Q2 से Q1 में चलना हो तो आपका Q2 क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ये आपका फाइनल पॉइंट, तो आपका ये R1 माइनस R2 वेक्टर हो गया। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि आप जब Q1 से Q2 पे गए तो आपके लिए फाइनल जो है आपका क्या हो गया, Q2 हो गया, यानी कि R2 माइनस R1 वेक्टर। एंड जब आप Q2 से Q1 पे गए तो आपके लिए फाइनल क्या हो गया, आपका R1 हो गया, R1 माइनस R2। ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके ओके, पढ़ा होगा तो जानते होगे भैया, नहीं पढ़े होगे तो नहीं जानोगे। अब F1/2 की बात करें, फोर्स ऑन 1/2, तो पहले आएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाय मॉड R का स्क्वायर। एंड बात करें मैग्नीट्यूड आ गया, एंड बात करें आपका डायरेक्शन, क्योंकि आपका वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया। अब डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन ऊपर वेक्टर और नीचे उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ओके, तो उस हिसाब से तो आपका यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ओके, तो इस तरह से अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सीरियस रहो भैया, समझे। तो इस प्रकार से भैया जी हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर ले लिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर, ऊपर वेक्टर लिखते हैं, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ओके ओके, एंड बात करें तो आपको ये F1/2 के डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में आपको एक क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। तो इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर कौन सा है, तो देखो आपका R1 माइनस R2 है, तो इस तरह से आपका R1 माइनस R2 वेक्टर। ओके, एंड नीचे क्या आ जाएगा, इसी का आपका मैग्नीट्यूड, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ओके ओके, एंड ये हो गया। अब भैया क्या होगा, आपका K Q1 Q2 एंड ये R मॉड का स्क्वायर। एंड बात करें तो भैया देखो, जो आपका ये R1 माइनस R2 है, इसका जो मॉड है वो R के बराबर नहीं होगा। अरे भैया, इसका मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड, R2 माइनस R1 का मॉड, एंड बात करें R का मॉड, एंड बात करें R1 माइनस R2 का मॉड, सबका तो एक ही होगा ना भैया, सबका जो मॉड होगा वो R के बराबर तो होगा ही, है कि नहीं। तो इस हिसाब से आप R1 माइनस R2 का मॉड जो है R के बराबर हो गया।
ओके, तो आपका R1 माइनस R2 एंड बात करें आपका यहाँ पे R1 माइनस ये आपका R1 माइनस R2 वेक्टर हो गया एंड बात करें ये R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड एंड बात करें अब जहाँ पे आपका ये R है आप वहाँ पे क्या कर दो, वहाँ पे आप R1 माइनस R2 रख दो, क्योंकि R1 माइनस R2 का जो मॉड है वो R मॉड के इक्वल है। तो आप R1 माइनस R2 का मॉड जो है यहाँ पे रख दो, तो आपका Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का। अब बताओ, एक R1 माइनस R2 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे, तो आपके 3 हो गए, तो आपका ये क्यूब हो गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका रहेगा ही R1 माइनस R2 का वेक्टर। समझ में आ गया? फिर से समझाएं कि आपका कोई भी वेक्टर बनाने के लिए आपका क्या, पहले आपका उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, फिर डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया Q1 Q2 अपॉन R मॉड का स्क्वायर एंड बात करें डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। हमने क्या किया, R1 इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर लीजिए, तो आपका ये R1 R2 वेक्टर हो गया और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। एंड बात करें R1 R2 का जो आपका मॉड है, R1 R2 का जो मॉड है वो R के इक्वल है, तो इस तरह से R की जगह पे हमने R1 R2 रख दिया, तो आपका 2 इधर और 1 ये, तो आपका ये क्यूब आ गया। ओके, R1 R2 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब एंड R1 R2 वेक्टर ये यहाँ का बच गया, ये ना यूज में लाया गया, ये तो बचा रहा ना। हाँ, तो आपका ये इस तरह से हम लिख दिए। एंड अगर आपसे यहीं पे और देखो भैया R1 माइनस R2 को क्या हम F1/2 नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, मगर कहीं कहीं इसको F1/2 लिखा है और कहीं कहीं आपका F2/1 लिखा है। ओके, तो कन्फ्यूजन है, तो इसलिए हम यहाँ पे यही लिख देते हैं, क्योंकि किताबें हैं, किताबों में बहुत ढेर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कोई किताब F1/2 लिखती है और कोई आपकी किताब F2/1 लिखती है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे R1 माइनस R2 ही रहने दिया, क्योंकि भाई किताबें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें लिखती हैं, इसलिए। ओके, एंड बात करें आपसे, अगर कोई आपका पूछ ले, ये तो आपका F1/2 का आ गया। ओके, अगर आपका यहीं पे आपसे कोई F2/1 का पूछ ले, तो आप Q1 Q2 कर देना और नीचे क्या आ जाएगा, वहाँ पे ये वाला इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर था। अब यहाँ पे क्या करना, इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर कौन सा है, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो सर से R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब होल क्यूब एंड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, इस तरह से आपका ये आ गया, समझ में आ गया कि Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब एंड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्योंकि भैया हमको इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए था और इस डायरेक्शन में कौन सा है बताओ, तो इस डायरेक्शन में आपका R2 माइनस R1 वेक्टर था, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब फिर यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर, अरे भैया आपने यहाँ बताया ना कि आपका डायरेक्शन निकालने की क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, ऊपर क्या करते हैं उसका मैग्नीट्यूड और नीचे आप ऊपर उसका क्या लिखते हैं, वेक्टर, और नीचे आपका मैग्नीट्यूड। इस तरह से हमने ऊपर जो है उसका वेक्टर लिख दिया और नीचे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड अब हमने देखा कि R2 माइनस R1 का जो वेक्टर था का मॉड था, जो वेक्टर का जो मॉड था वो आपका R मॉड के इक्वल था। तो हमने R मॉड की जगह यहाँ जैसे यहाँ पे था R मॉड की जगह हमने R1 माइनस R2 रख दिया एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, R2 माइनस R1 रख दिया एंड इसका होल क्यूब आ गया। तो इस तरह से आपका सारी चीज़ें वही हैं। अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से समझी होंगी तो आप ये अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो इस तरह से आपका ये हो गया। आशा करते होंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं कि भैया आपका ये जो, मगर ये याद रखना कि भैया जो आपका ये जो है ना वेक्टर फॉर्म, इसको हम यूज़ नहीं करते भैया। क्यों नहीं? क्योंकि भैया हम डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हैं कि भैया अगर आपका
रिपल होगा तो आई से, आपका रिपल होगा तो आई से, एंड अट्रैक्ट होगा तो आई से। ओके, रिपल होगा तो आई से, अट्रैक्ट होगा आई से। ओके, डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो हम इंटेलिजेंट है ही। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो भैया जो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फॉर्मूला है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आपका क्लास 11th में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता था Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। क्या ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर नहीं है? बताओ भैया। हाँ, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। तो चलिए सिमिलैरिटी देख लेते हैं पहले इन दोनों फॉर्मूले की। ओके, और बात करें जो आपका ये कूलम्ब्स का जो लॉ आया था वो आपका न्यूटन के यही ग्रेविटेशनल लॉ के फॉर्मूले से ही आया था। ओके, पहले आपका ये आया था, फिर आपका ये आया था, समझे? ओके, बात करते हैं सिमिलैरिटी की। दोनों में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं? तो देखो भैया, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये दोनों में कॉमन है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये चीज़ें दोनों में कॉमन है कि जैसे जैसे आप जो है r को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी जो फोर्स होगी वो घटेगी। ओके, ये चीज़ें दोनों में कॉमन है। एंड दूसरी, फोर्स एक्ट्स along line joining सेंटर ऑफ चार्जेस। ओके, तो ये चीज़ें भी आपके दोनों के दोनों लॉ में आपकी क्या है, कॉमन है कि जो आपकी फोर्स लगेगी वो उसी लाइन पे क्या होगी, दोनों के सेंटर से जो लाइन जुड़ी हुई है उसी लाइन पे क्या होगी, जॉइन हो जाएगी। ओके, जो आपने यहाँ पे देखना, जो आपने यहाँ पे देखा। ओके 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 एंड अब आते हैं ये ओके, दोनों सिमिलैरिटी हो गई, आपका ये दोनों सिमिलैरिटी हो गए। अब आप बात करते हैं हम अपने डिफरेंस की। डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस क्या है? तो भैया जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव as well as attractive, यानी कि ये दुश्मनी भी होती है इनमें, और बात करें इनमें प्यार भी होता है। अब बात करें ग्रेविटेशनल में, ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो वहाँ पे ऑलवेज ऑलवेज अट्रैक्टिव, कभी भी उनमें झगड़ा नहीं होता, हमेशा उनमें प्यार मोहब्बत होती है। ओके, दो मास में हमेशा प्यार मोहब्बत होती है, कभी भी उनमें दुश्मनियाँ नहीं होती हैं। ओके ओके एंड ये हो गई पहली। एंड दूसरी सिमिलैरिटी, वो दूसरा डिफरेंस है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड अपॉन मीडियम है। ओके, ये जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, एंड जो आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी मीडियम से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे जगह जो है ये एक समान ही रहता है। ओके, सारे जगह ये एक समान रहता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो मीडियम पे आपका डिपेंड करता है। एंड ये आपका यहाँ पे क्या होता है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। जी इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसीलिए आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ओके, एंड बात करें के की जो वैल्यू होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड जो आपकी ये जी की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो ग्रेविटेशनल ये जो जी की है, जी की ये वैल्यू होती है एंड के की आपकी ये वैल्यू होती है। ओके ओके
तो आपका ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, एंड आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आपका बड़ी होती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ी होती है। ओके ओके, एंड समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल टू इलेक्ट्रॉन्स placed at some distance apart. ओके एंड बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। एंड के की जो वैल्यू होती है वह की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। ओके, ये वैल्यू होती है। अब चलो, अब इसका जो है अब जो हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो भैया सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछा है। चलो आपका तो क्या हो जाएगा, KQ1Q2 अपॉन R² एंड GM1N2 अपॉन R²। R² लिखना नहीं चाहिए था, ऐसे कट जाएगा, जानबूझ के दिखाना पड़ रहा है। ओके, एंड बात करें तो देखो दोनों ही जगह इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, दोनों ही जगह आपका इलेक्ट्रॉन्स है। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज आपका सेम है, तो आपका KE² हो जाएगा। एंड बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका मास भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इस से आपका GM² हो जाएगा। ओके, एंड बात करें आप यहाँ पे आप वैल्यू रख दो 9 × 10⁻9। और बात करें अब आप जो है E की वैल्यू रख दो। E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। ओके, और इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। ओके ओके, एंड अब नीचे G, तो G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। रटी हुई है मेरे को सारी वैल्यू, आपको भी रटी होनी चाहिए। ओके, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है, इसका होल स्क्वायर। एंड इसको आप जब कैलकुलेटेड करोगे तो आपका ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 10⁻42 आएगा, लगभग इतना ही आएगा। ओके, आपका ये फिक्स नहीं है। ओके, आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका लगभग इतना आएगा। ओके ओके, एंड आपका अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि अ चार्ज Q is divided in 2 parts such that, मेरे साथ क्वेश्चन जो है लिखते रहिए, such that when these 2 parts are kept at some distance, some separation
that electrostatic force and electrostatic between them is maximum. Okay, find charge on each part. तो भैया चलो देखते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मर्म क्या है इसका। तो भैया आपका ये जो क्यू है ये डिवाइडेड है दो पार्ट में, ये दो पार्ट में आपका डिवाइड है। ओके, तो चलो दो पार्ट हैं इसके, एक आपका क्या है, मान लो हम लेते हैं x और दूसरा आपका q माइनस एक्स। ओके ओके, एंड अब जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो आपका k q1, तो q1 कितना है x, एंड बात करें q2 कितना है, तो q2 आपका q माइनस एक्स है। ओके, अपॉन r स्क्वायर, एंड बात करें आपका के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड बात करें तो आपका अब क्या बोला है, दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन विथ सम एंड एफ बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा। तो देखो भैया, तो जब भी कोई क्वांटिटी y जब x पे डिपेंड करती है तो वहाँ पे जो dy बाई dx होता है वो क्या होता है, शून्य शून्य, अंडा होता है, अंडा समझे, तो अंडा हो जाता है। तो अब चलो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट। तो k का डिफरेंशिएट k एंड आपका x, तो x का कितना आ जाएगा बताओ। तो आपका ये आप सुने होंगे n x की पावर n माइनस वन। ओके, आपका यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो 1 में से 1 गए 0, आपका 1 इधर आ जाएगा 1, और x 1 माइनस 1 0 एंड x की 0 आपका 1। ओके ओके, आपको ये आना चाहिए, डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। ओके ओके, के क्यू माइनस अब आपका क्या हो जाएगा 2kx, एंड आपका ये आपका इज इक्वल टू 0, एंड बात करें आपका ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा 0। एंड अब आप नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो देखो भैया के क्यू माइनस 2kx इज इक्वल टू 0 है, एंड अब क्या करो के क्यू है, एंड अब क्या करो 2kx को उधर भेज दो, तो 2kx हो गया। एंड बात करें टेक के से k कट गया, एंड x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, q बाई 2 आ गई। ओके ओके, तो आपकी ये जो है x की वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कि कूलॉम्स लॉ को आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। पहला तो आप इसको क्या कर सकते हो, केवल आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली पॉइंट चार्जेस, ये आप केवल आप इसको पॉइंट चार्जेस पे ही लगा सकते हो। जो आपका पॉइंट चार्ज नहीं होगा, जैसे बात करें ये इस पर पॉजिटिव 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 है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके, एंड इधर भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके, तो आपसे बोला चाहे कि यहाँ पे कूलॉम्स लॉ आपका वैलिड होगा, तो बाबा आपका ये कूलॉम्स लॉ आपका अप्लीकेबल यहाँ पे
नहीं 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 होगा, एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। आपका कि तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं। देखो आपका ये भी आपका पॉइंट चार्जेज हो सकता है। कैसे? इसको क्या करो, बहुत दूर रख दो, बहुत दूर। तो जब इसको आप बहुत दूर रख दोगे, जब आप इसको बहुत दूर रख दोगे तो भैया ये एक दूसरे को देखने में तन्नी बोर्ड के लगेंगे, तन्नी बोर्ड एकदम तन्नी, छोटे 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 लगेंगे एकदम। ओके, तो इस तरह से तब आपका क्या होगा, आपका कूलम्ब्स लॉ आपका लग जाएगा। ओके, एंड दूसरी आप इसको पहले आप इसको पॉइंट चार्जेस तक ही लगा सकते हो, और दूसरा जब बोथ चार्जेस एट रेस्ट पे हों तब तक कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। पर बोथ चार्जेस इन मोशन, जब दोनों चार्जेस क्या करने लगे, मोशन करने लगे, तो ये आपका नॉट एप्लीकेबल है। ओके, एप्लीकेबल ही नहीं होगा आपका। ये तब भी एप्लीकेबल है जब आपका एक चार्ज क्या हो, रेस्ट पर हो, और एक चार्ज मोशन में हो, तब भी एप्लीकेबल है। पर भैया आपका दोनों चार्ज मोशन में नहीं होना चाहिए। तब भैया दोनों चार्ज आपका मोशन में हो जाएगा, तब आपका जो कूलम्ब्स लॉ होगा वो नॉट एप्लीकेबल होगा। ओके, आप अप्लाई नहीं कर सकते जब दोनों चार्ज आपका मोशन में हो। जब दोनों चार्ज रेस्ट पे हो तो अब एप्लीकेबल है, क्योंकि जब आपका दोनों में से एक चार्ज रेस्ट पे एक चार्ज मोशन में, दोनों आपके मोशन में नहीं होने चाहिए। ओके ओके, तो इस तरह से ये हो गया लिमिटेशन। अब हम चलते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, तो देखो भैया, जैसे आपके पास Q1 और Q2, आपके पास दो चार्ज हैं, एंड मैं आपसे पूछूं कि फोर्स ऑन 2 बताओ कि 2 पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है। तो देखो आप बता दोगे, आपका जो आएगा वो आप बता लोगे 2/1 कि आपका जो 2 पे फोर्स लग रही है वो 1 के कारण लग रही है। ओके, है कि नहीं? आपसे मैंने नेट फोर्स पूछा यहाँ पे, तो आपने 2/1 बता दिया। एंड अगर मैंने क्या किया, Q1 और Q2 और एक Q3 भी मैं ले आया, एंड तब मैंने आपसे पूछा फोर्स ऑन 2, आप बताओ। तो आपने क्या किया, फोर्स ऑन 2/1 प्लस 2/3 क्या कर दिया कि आपने देखो 2 पे फोर्स पहला तो आपका 1 के कारण लगेगी, और आपका फिर 3 के कारण लगेगी। तो आपका फिर क्या किया, आपने दोनों वेक्टरों को आपने सम कर दिया। तो आपका यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। जैसे आपका F नेट ऑन n पूछा, यानी आपका नेट फोर्स पूछा n पे, तो आपका क्या हो जाएगा, Fn1 n2 आपका Fn3 ऐसे ऐसे करते करते आपका Fn(n-1) तक होगा। ओके, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अगर किसी सिस्टम में आपका n चार्ज रखे हैं, तो आपका अगर नेट फोर्स पूछे तो आप क्या कर दो, उन सारे वेक्टरों का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। ओके ओके, लिख लो, इसको लिखना चाहते हो तो, इन अ सिस्टम ऑफ n charges, in a system of n charges, the total electrostatic force on any charge
is the vector sum of the forces due to all remaining charges on discharge। ओके कि अगर आपके किसी सिस्टम में आपका n चार्ज रखे हैं और आपसे अगर आपका टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा किसी एक चार्ज पे, तो आप क्या कर दो, सारे वेक्टरों का क्या कर दो, सम कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आपका नेट फोर्स आ जाएगा। ओके एंड एक तरह से तो आपकी डिफिनेशन ये होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, एंड दूसरी तरीके से क्या होती है कि आपका देखो, आपका थर्ड चार्ज के आने से यानी तीसरे चार्ज के आने से Q1 और Q2 के बीच में जो आपका जो फोर्स लग रही है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। थर्ड चार्ज के आने से आपका Q1 और Q2 में जो आपका फोर्स लग रही है वो फोर्स वैसे ही लगती रहेगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा वाला आके अपना दबाव दिखाएगा कि मेरे को भी ले आ, तुम्हारा जो है फोर्स कम हो जाए, नहीं, तो जैसे फोर्स लग रही थी वैसे ही लगेगी, केवल एक फोर्स और बढ़ जाएगा, नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स बढ़ जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स पे फर्क पड़ता है। ओके कि आपके फिर से बोल देते हैं Q3 चार्ज के आने से, तीसरे चार्ज के आने से Q1 और Q2 के बीच की फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आपके Q1 और Q2 केवल आपके क्या करता है, आपके नेट फोर्स पे फर्क पड़ता है। ओके आपके फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके Q1 और Q2 के आपके नेट फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं, आपका नेट फोर्स पे फ़र्क पड़ता है। ओके आपका क्योंकि Q3 चार्ज भी आ जाता है ना, इसीलिए जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि आपका यहाँ पे तो आपका 2:1 ही रहा और यहाँ पे भी 2:1 ही रहा, आपका यहाँ पे ये हट नहीं गया रहा, पर आपका नेट फोर्स में आपका एक और आ गया। ओके तो इस तरह से आपका Q3 चार्ज के आने से Q1 और Q2 के बीच की फोर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका केवल उसमें नेट फोर्स पे फ़र्क पड़ता है, नेट फोर्स पे फ़र्क पड़ता है। ओके तो इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके आप लोग सोचे होंगे मेरी जान लोगे, सॉरी बहुत बहुत सॉरी। तो देखो ये पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 आएगा कूलम्ब्स लॉ का, और कूलम्ब्स लॉ का पार्ट 2 में हम जो है इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ये तो अभी पार्ट 1 था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक वीडियो में बताया और दूसरी वीडियो में हम क्या बोलेंगे, दूसरी वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके तब तक आप पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई अच्छे से करो, धुआंधार करो और फोड़ के आओ, फोड़ दो एग्ज़ाम में, फोड़ के आना। ओके तो बाय बाय, टाटा, सी यू।